हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिशें 1000 बार करता है। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। आज की इस वीडियो में हम HBSC सैम्पल पेपर का सेक्शन सी करने वाले हैं। इसमें 6 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। तो ले आइए नोटबुक और पेन इन सभी क्वेश्चंस को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26। Let L be the set of all lines in xy plane. R be the relation this. Show that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line this. सबसे पहले आपको ये रिलेशन लिखना है। R is equal to L1 L2 का ऑर्डर्ड पेयर है और L1 is parallel to L2। ओके, अब हम इस रिलेशन को सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आपको ये कंडीशन लिखनी है, L1 इज पैरेलल टू L1। दोनों साइड सेम लाइन लिखनी है आपको। अब बताइए, क्या कोई लाइन खुद के ही पैरेलल होती है? हाँ जी, बिल्कुल। लाइन खुद के पैरेलल तो हो सकती है अपने आप के, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ओके, सो L1 का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करेगा। सो R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम एक ऑर्डर्ड पेयर अपनी तरफ से मानकर चलेंगे। लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R। ओके, दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2। अगर मैं यहां पर L2 को पहले लिख दूं और L1 को बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। L1 L2 आपस में पैरेलल लाइंस हैं। आप चाहे L1 पैरेलल टू L2 कहें या L2 पैरेलल टू L1, लेकिन L2 L1 का ऑर्डर्ड पेयर किससे बिलोंग कर जाएगा? R से बिलोंग कर जाएगा। दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक, क्योंकि हम L1 L2 का ऑर्डर्ड पेयर R में लेके चले थे और L2 L1 का ऑर्डर्ड पेयर R में ले आए। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी चेक करेंगे हम, ट्रांजिटिव। इसमें हमें दो ऑर्डर्ड पेयर अपनी तरफ से मानने होते हैं। लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। और आंसर किसका लाना होता है? L1 L3 का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में लाना है। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है L1 पैरेलल टू L2 और इसका मतलब L2 पैरेलल टू L3। ये देखिए, ये एक लाइन है L1 जो पैरेलल है L2 के, और L2 लाइन किसी L3 लाइन के पैरेलल है। ओके, तो क्या L1 और L3 आपस में पैरेलल लाइंस होंगी? हाँ जी, बिल्कुल होंगी। यानी दिस इंप्लाइज L1 पैरेलल L3। सो R इज ट्रांजिटिव। क्योंकि R ने तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दी हैं, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अभी एक लाइन और बची हुई है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस। y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इस लाइन से रिलेटेड हमें सभी लाइंस का सेट लिखना है। और रिलेशन क्या है? कि ये लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो। अब इस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं उनकी इक्वेशंस ये होती है कांस्टेंट। आप 4 के प्लेस पे 1 लिख लें, 2 लिख लें, 7 लिख लें, माइनस का 4 लिख लें, कुछ भी लिख लें, ये दोनों लाइंस हमेशा पैरेलल रहेंगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस का मतलब होता है जो लाइंस आपस में कभी नहीं मिलती। पैरेलल लाइंस की जो स्लोप होती है वो हमेशा सेम होती है। तो देखिए, जो भी लाइंस पैरेलल होंगी उसमें आपको इतना पोर्शन सेम रखना है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस रहेगा। अंडरस्टैंड?
इसलिए सेट ऑफ ऑल लाइन्स क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। ये उन लाइन्स का सेट है जो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल है। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक बहुत ही अच्छा, इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। हमें इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल सा ही काम करना है। x को आप पुट कर देंगे a साइन थीटा। tan इनवर्स x के प्लेस पे आपने पुट किया a साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस, यहां से एक्स स्क्वेयर की क्या वैल्यू बनेगी, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। हमने ए साइन थीटा ही क्यों पुट किया, ये अभी आप क्वेश्चन करते करते आराम से समझ जाएंगे। साइन के प्लेस पे आपने कोस क्यों नहीं लिखा या टेन क्यों नहीं लिखा, अभी आपको पता चल जाएगा। ए स्क्वेयर को यहां से आप कॉमन लिखेंगे, अंडर रूट भी है तो अंडर रूट से बाहर आकर ये बन जाएगा ए 1 माइनस साइन स्क्वेयर का अंडर रूट। ओके, अब आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा का अंडर रूट। यही वैल्यू हमें यहाँ यूज करनी है। ए से ए कैंसिल भी हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा कोस थीटा के इक्वल, और साइन बाय कोस क्या होता है, टेन। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी। कैसे कैलकुलेट करनी है, देखना ध्यान से। x इज इक्वल टू ए साइन थीटा अगर है और हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले आप यहाँ से a को दूसरी साइड भेजेंगे। x बाय ए इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन इस तरफ आ जाएगा, और साइन जब अपनी पोजीशन चेंज करता है तो साइन इनवर्स बन जाता है, साइन इनवर्स x बाय ए। ओके, सो थीटा की वैल्यू हमने लिख दी साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपने यहाँ साइन के प्लेस पे कोई और टर्म लिखी होती तो ये साइन बाय कोस नहीं बनता, और ये नहीं बनता तो टेन नहीं बनेगा, और अगर टेन नहीं बना तो ये कैंसिल कैसे होंगे, और कैंसिल नहीं होंगे तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे कैसे। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर x को क्या पुट किया है, a साइन थीटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पुट करना है, एक्सप्रेस करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो भी मैट्रिक्स गिवन है, ये है बी मैट्रिक्स, आप इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लें। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, रोज के कॉलम बनाना। ये मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो का ये बन गया थर्ड कॉलम। ओके, ये है बी ट्रांसपोज। अब आपको दो काम करने हैं, एक तो 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और एक बार बी माइनस बी ट्रांसपोज की। ओके, तो चलिए, मैंने इस मैट्रिक्स को मान लिया P, 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। 1/2 बी में बी का ट्रांसपोज आपको ऐड करना है, तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 प्लस बी का ट्रांसपोज, ये वाली मैट्रिक्स यहाँ लिख देंगे। 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 ऐड कर देते हैं, और 1/2 इन दोनों के ही बाहर है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 2 + 2 क्या बन जाएगा, 4 -2 -1 क्या बनेगा, -3 -4 + 1 -3
ये बनेगा -3 6 2 -3 2 -6। ये आ गई 1/2 b प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू। सिमिलरली क्यों मान लिया है मैंने 1/2 b माइनस बी ट्रांसपोज को। ये जो प्लस है अब की बार यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और हमें ये दोनों मैट्रिसेस माइनस करनी है। जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। इन्हें घटाना है आपको। 2 - 2 की वैल्यू 0, -2 में से -1 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी -1। ओके, यहाँ बनेगा -5 1 0 -6 5 - 6 0। ओके, मैट्रिक्स क्या थी हमारी B। सो B = P + Q। P की क्या वैल्यू है ये वाली 1/2। आप चाहें तो इस 2 से ईच नंबर को डिवाइड कर दे अंदर। 4/2 का आंसर क्या होगा 2। इन सभी के डिवाइड में आप 2 लगा सकते हैं। -3/2 -3/2, ये भी -3/2 3 1 -3/2 1 -3। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये 6 है, जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। प्लस ये है क्यू मैट्रिक्स, इसे भी हम जरा 2 से डिवाइड करके ही लिख देते हैं। 0 -1/2 -5/2 1/2 0 -6/2 का मतलब -3, ये 5/2, ये -3 और ये 0। ओके, यहाँ पर ये वाली जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये है सिमेट्रिक, और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ये है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की खास बात देखिए, डायगोनल पोजीशन पर 0 होता है। ओके, क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। चलिए चेक कर लेते हैं। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है देन हाउ मे बी द फंक्शन बी डिफाइंड टू मेक इट कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट। हम इस पॉइंट पर इसे कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए इसे कैसे डिफाइन करें। चलिए पहले चेक तो कर लें कॉन्टिन्यूअस है भी या नहीं। ये मैंने लिखी फंक्शन की वैल्यू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। लिमिट x टेंस टू 0 f(x), लिमिट x टेंस टू 0, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देते हैं, लिमिट बट जाएगी 410x डिवाइडेड बाय x। ओके, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, वैल्यू बची 3 प्लस 10x बाई x, लिमिट x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी यहाँ बचेगा ओनली 4 और 4 + 3 7। ये फंक्शन तो रीडिफाइन करना पड़ेगा। ओके, नाउ फंक्शन शुड बी रीडिफाइंड एज f(x) = फंक्शन की ये वैल्यू सेम रहेगी 410x डिवाइडेड बाय x। कब? अगर x 0 के इक्वल ना हो, और अगर x 0 के इक्वल हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू 7 लिख दी जानी चाहिए, क्योंकि आंसर कितना आया है 7 आया है। अगर ऐसे आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) = f(0) = 7। So function is continuous at x = 0. Now question number 29. Find the intervals in which the function f given by this 0 से 2π के इंटरवल में is strictly increasing और strictly decreasing। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आपको फंक्शन की वैल्यू लिखनी है। f(x) = sin x प्लस cos x। डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, यानी
कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। माइनस का साइन दूसरी साइड जाकर प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। अब साइन और कोस कब कब इक्वल होते हैं? π/4 पर, यानी 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू सेम होती है। और 0 से 2π के इंटरवल में ये वैल्यू और कहाँ सेम होगी? देखिए π/4 यानी 45 डिग्री। अगर आप इसमें पाई को ऐड कर दें, यहाँ से यहाँ तक आपने पाई ऐड कर दिया, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी? पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4, यानी 5π/4 पर भी साइन और कोस की वैल्यू सेम होती है। ओके, 0 से 2π के इंटरवल में ये होता है साइन का ग्राफ। और अगर मैं इसी पर कोस का ग्राफ बना दूं तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ओके, अब देखिए 0 से पाई के बीच में कौन सी वैल्यू होती है? π/2। 0 से π/2 के बीच में यहाँ कौन सी वैल्यू है? π/4। देखिए यहाँ पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है और π/4 पर साइन और कोस की वैल्यू सेम होती है। सेकेंड वैल्यू यहाँ सेम हुई, ये वैल्यू है 5π/4। ओके, पाई और 2π के बीच में यहाँ पर क्या होता है? 3π/2। अंडरस्टैंड? चलिए अब इंटरवल हमारा 0, π/4, 5π/4 और 2π, ये इंटरवल है। और अब हमें चेक करना है कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कौन से में डिक्रीजिंग। सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 से π/4। देखिए अब 0 से π/4 के इतने इंटरवल में किसकी वैल्यू ज़्यादा है? कोस की वैल्यू ज़्यादा है। जो आप डेरिवेटिव अभी करके आए हैं वो वैल्यू क्या थी? वो वैल्यू थी कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, 0 से π/4 के इंटरवल में कोस की वैल्यू ज़्यादा है, यानी ये नंबर बड़ा और ये नंबर छोटा, तो ये वैल्यू कैसी आएगी? 0 से बड़ी आएगी, यानी f' greater than 0। So function is strictly increasing। इस इंटरवल में फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग बनेगा। सेकेंड इंटरवल देखिए π/4 से 5π/4 के बीच का, π/4 और 5π/4 के बीच में डेरिवेटिव का क्या साइन बनेगा? चलिए देखते हैं। π/4 है यहाँ और 5π/4 है यहाँ। यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में किसकी वैल्यू ज़्यादा है? साइन की वैल्यू ज़्यादा है, यानी नेगेटिव नंबर ज़्यादा हो गया, तो कुल मिला के ये वैल्यू कैसी आएगी? 0 से छोटी आएगी, यानी डेरिवेटिव का साइन हो गया लेस देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लास्ट इंटरवल है 5π/4 से 2π। चलिए देखते हैं ग्राफ से कि डेरिवेटिव का क्या साइन रहेगा। 5π/4 से 2π कहाँ होगा? इस इंटरवल से यहाँ 2π तक। अब बताइए इस इंटरवल में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? ये ब्लू ग्राफ वाली, ये वाली वैल्यू ज़्यादा रहेगी। और ये किसका ग्राफ है? कोस का। कोस की वैल्यू ज़्यादा है, साइन की वैल्यू कम है। इट मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, प्लस का आंसर आएगा। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, यानी 0 से π/4 के इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, इन दो में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस एक इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। बिल्कुल नन्हा नन्हा सा सवाल है, ये बिल्कुल इजी है। देखिए कैसे। इंटीग्रल का सिंपल सा क्वेश्चन, tan² x + 4 dx। आप सिर्फ tan x को पुट कर दें t, tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sec² x dx।
टी का डी टी, और ये वैल्यू जाके पुट कर दें स्टेटमेंट में। सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स ये रहा, इसकी वैल्यू है डी टी। 10 को आपने टी पुट किया है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ आपको रूल अप्लाई करना है डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लोगरिथम एक्स प्लस डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज प्लस में सी। ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा ये लोगरिथम टी प्लस टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज लिखी जाएगी प्लस में सी, और अब हम इस टी को रिप्लेस कर देंगे 10x से। देखा, मैंने कहा था ना, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। +4 और प्लस सी विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। देखिए चॉइस में इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 3 1 माइनस x रेज टू पावर 8 dx। ये जो x रेज टू पावर 8 लिखा हुआ है, क्या मैं इसे x रेज टू पावर 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, अब मैं x रेज टू पावर 4 को पुट कर देती हूँ t। यहाँ से आप डेरिवेटिव करेंगे 4x³ dx का आंसर आ जाएगा dt, लेकिन हमें सिर्फ x³ dx की वैल्यू चाहिए 1/4 dt। ओके, अब x³ dx के प्लेस पर ये पुट किया जाएगा 1/4 dt डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4 को आपने t माना है, तो ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे। ओके, यहाँ अब रूल अप्लाई होगा dx ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होती है साइन इनवर्स x प्लस सी। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है 1/4 एज इट इज, साइन इनवर्स t बन जाएगा। x के प्लेस पर हमारे पास t है प्लस c, और अब आप t की वैल्यू आराम से रख दीजिए साइन इनवर्स x रेज टू पावर 4 प्लस सी, which is required answer. Simple. Now question number 31. Find a unit vector perpendicular to each of the vectors a plus b and a minus b where a is this and b is this. हमें a और b की वैल्यू दे रखी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले। a प्लस बी, देखिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स i प्लस आई क्या बन जाएगा 2i, j प्लस 2j 3j, k प्लस 3k 4k। ओके, नाउ a माइनस बी कैलकुलेट करने के लिए हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करना है। i माइनस आई 0, j माइनस 2j माइनस का j बनेगा, k माइनस 3k माइनस 2k। ओके, हमने एक वेक्टर मान लिया c। ओके, लेट c बी द वेक्टर परपेंडिकुलर, हमसे कहा यही गया है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करके लाओ जो a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर हो। हमने उसे क्या मान लिया? c मान लिया। तो c क्या होगा? इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, c इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। c इज इक्वल टू a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। आई जे के लिखे जाते हैं फर्स्ट रो में, सेकंड रो में a प्लस बी के कोफिशिएंट्स 2 3 4 2 3 4। आई यहाँ नहीं है तो 0 रहेगा, j के प्लेस पर -1 और -2, 0 -1 -2। ओके,
ये है सी वेक्टर। चलिए कैलकुलेट करते हैं। आई एज इट इज़, ये है माइनस का 6, ये बन जाएगा प्लस का 4, माइनस जे, 2 2 ज़ा -4, एक वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस के -2। ओके, क्योंकि इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने वाली है। इसे सिंप्लीफाई करने से -2i प्लस 4j -2k बनेगा। चलिए अब सी की लेंथ भी निकाल लेते हैं। -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये बनेगा 4 16 4 √24। और √24 को क्या लिख सकते हैं, 6 4 ज़ा, यानी लेंथ आ गई 2√6। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है एक यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जब भी आप फाइंड करेंगे तो उस वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया जाता है। सो सी एक यूनिट वेक्टर कब बनेगा, अगर आप वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दें। वेक्टर क्या है, वेक्टर ये है -2i प्लस 4j -2k, और वेक्टर की लेंथ क्या है 2√6। ओके, अब इस डिनोमिनेटर को हम हर टर्म के नीचे अलग अलग लिख देते हैं। जो टर्म्स कैंसिल होंगी उन्हें कैंसिल करेंगे, और जो नहीं होंगी वे एज इट इज़ लिखी रहेंगी। तो देखिए 2 से 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कट, तो यूनिट वेक्टर आ गया -i अपॉन √6 प्लस 2j अपॉन √6 माइनस 1 अपॉन √6, और ये है यूनिट वेक्टर विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ ये सेक्शन सी के सभी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।